गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल 9वीं कक्षा के 12वें पाठ पर्यटन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। आज हम इसे फिर से रिवीजन करेंगे और इसके प्रश्नों पे उत्तरों पर गौर करेंगे, प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। पर्यटन में हमने देख लिया था कि पर्यटन घटक में हमने पर्यटन के स्वरूप एवं प्रकार और भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, पर्यटन के अवसर कौन कौन से हैं तथा पर्यटन विकास का महत्व, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। महाराष्ट्र प्रमुख पर्यटन स्थल है, इसके बारे में भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण मुद्दों में हम देखेंगे पर्यटन का स्वरूप। पर्यटन का स्वरूप में हमने देखा पर्यटन किसे कहते हैं। सबसे पहले अपना निवास स्थान छोड़कर विभिन्न स्थानों को जाकर देखना, आनंद प्राप्त करना, मनोरंजन करना, व्यापार करना, निवास करना आदि उद्देश्यों से की जाने वाली यात्रा को पर्यटन कहते हैं। त्योहार, उत्सव, खेल, सैर, मनोरंजन आदि उद्देश्यों से पर्यटन किया जाता है और पर्यटन पर जाने के लिए पर्याप्त रूप से हमें पहले तैयारी करनी पड़ती है। दूसरा है पर्यटन के आकर्षण केंद्र। पर्यटन स्थल पे बहुत सारे पर्यटन स्थल भिन्न भिन्न कारणों से प्रसिद्ध होते हैं, जैसे उनकी प्राकृतिक सुंदरता, वहां पर सुंदरता बहुत अच्छी हो, मनभावन जलवायु हो, मनोरम दृश्य हो, गर्म पानी के कहीं झरने हो, समुद्री तट हो, इलाका हो, ऐतिहासिक शिल्प हो, धार्मिक स्थल हो, मतलब मंदिर मस्जिद ये सब जो चीजें हो, वन्य प्रदेश हो। इस कारण ये पर्यटकों के मुख्य आकर्षण के केंद्र बनते हैं। राजनीतिक सीमाओं पर आधारित पर्यटन के प्रकार। राजनीतिक सीमाओं पर आधारित में हम दो प्रकार देख चुके हैं, एक स्वदेशी पर्यटन और दूसरा है विदेशी पर्यटन। जो देश के अंदर ही किया जाता है उसे देशांतर्गत भागों में किए गए पर्यटन को हम स्वदेशी पर्यटन कहते हैं, और जो देश के बाहर अर्थात जो देश में दूसरे देश में किए जाते हैं, जो सीमा पार करके दूसरे देशों में किए जाते हैं, उसे विदेशी पर्यटन कहते हैं। नेक्स्ट, पर्यटन के उद्देश्यों और पर्यटन स्थलों की विशेषताओं पर आधारित पर्यटन के प्रकार। पर्यटन के उद्देश्य और पर्यटन स्थल की विशेषताओं पर आधारित पर्यटन के कई प्रकार है। एक धार्मिक पर्यटन है, दूसरा है समुद्री पर्यटन, तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन, चौथा है क्रीड़ा पर्यटन, पांचवा है पर्यावरण स्नेही पर्यटन, छठा है कृषि पर्यटन और सातवां है सिनेमा पर्यटन। और भी पर्यटन हो सकते हैं, तो आदि पर्यटन हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण स्नेही पर्यटन। पर्यावरण स्नेही पर्यटन, जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रदूषण फैल रहा है, और आप देखोगे जनसंख्या बढ़ने के कारण नगरीकरण, शहरीकरण के भी बहुत सारे कारण से प्रदूषण और पर्यावरण को हानि हो रही है। इस हानि को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण स्नेही पर्यटन की संकल्पना सामने आई है। इस प्रकार के पर्यटन को ध्यान में रखा जाता है कि पर्यटकों की ओर पर्यावरण को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए और पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। इसमें ही है कृषि पर्यटन, सिनेमा पर्यटन और समुद्री पर्यटन। कृषि पर्यटन क्या है? हाल में ही जो कृषि पर्यटन की संकल्पना जो अस्तित्व में आई है, कृषि पर्यटन से शहर से दूर किसी प्रदूषण मुक्त स्थान पर जहाँ कृषि कार्य होता है वहां जीवन के दर्शन कराए जाते हैं। तो इसमें कृषि पर्यटन में क्या है, कृषि करने के लिए जो पर्यटक होता है वो कहाँ जाएगा? शहर से दूर जाएगा और गांव में रहेगा, और वहां पर जो भी कृषि का कार्य वो करेगा उसके लिए उसके जीवन का दर्शन कराना ही कृषि पर्यटन होता है। इसके बाद है सिनेमा पर्यटन। सिनेमा पर्यटन से चित्रीकरण स्थल पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कृषि पर्यटन में बहुत सारे सिनेमा पर्यटन में चित्रीकरण स्थल पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित किया जाता है, मतलब उनको चित्र दिखाकर और आकर्षित करने के लिए उन्हें क्या किया जाता है, सेवा सुविधाएं भी दी जाती है ताकि चित्रों के माध्यम से वो चीजों को समझे और इस पर्यटन की ओर आकर्षित हो।
दूसरा है समुद्री पर्यटन। समुद्री पर्यटन एक नए प्रकार का पर्यटन है। आप देखोगे कोकण के स्थान पे एक तारकर्ली स्नार्कलिंग स्नार्कलिंग वहां पर है, वहां पर स्क्यूबा डाइविंग ये सब के लिए प्रसिद्ध है। ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ ली थी। दूसरा है पर्यटन के महत्व। पर्यटन का महत्व, पर्यटन एक महत्वपूर्ण तृतीय व्यवसाय है। इस व्यवसाय द्वारा विश्व के प्रदेशों की प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का परिचय होता है। तो जो भी हम पर्यटन के महत्व में देख रहे हैं, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये तृतीय व्यवसाय है। दूसरा है इस व्यवसाय से हम लोग क्या कर सकते हैं? विश्व के सभी प्रकृति के बारे में, प्राकृतिक रचना, उनकी सामाजिक रचना, उनके सांस्कृतिक सभी स्थितियों का हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। पर्यटन के कारण क्या हो जाती है? जो विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ही फायदा पहुंचता है। और वहां के जब विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी तो पर्यटक स्थलों पे लोग पर्यटक आएंगे, तो पर्यटन स्थल भी बहुत उनका विकास किया जाएगा और वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं, कुछ पैसा कमा सकते हैं और रोजगार भी मिल सकता है। पर्यटन के कारण बहुत सारे क्या हो जाते हैं? बहुत सारे विज्ञापन करने से क्या होता है? पर्यटन व्यवसाय की में वृद्धि हो सकती है। तो बहुत सारे विज्ञापन द्वारा, एडवर्टाइजमेंट द्वारा हम पर्यटन का विकास कर सकते हैं, जिससे लोगों में पर्यटन विकास की ओर और आकर्षित करने में, ध्यान देने में सहायता मिल सकती है। दूसरा है भारत में पर्यटन विकास का महत्व। क्या महत्व है? इसमें पहला है भारत में जो भी हमारे यहाँ पे प्राकृतिक है, सामाजिक है, दृष्टि से एक विविधतापूर्ण देश है। मतलब हमारे यहाँ पर प्राकृतिक रूप से अलग दिखाई देगा आपको। पर्वतीय इलाका है, पठारी इलाका है, मैदानी इलाका है, समुद्र, तो ये सब अलग अलग प्राकृतिक रूप से रचनाएं अलग अलग है। सामाजिक भी दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग बहुत विविधता है। मतलब हमारे यहाँ पर बहुत अलग अलग समाज का रूप है, अलग अलग प्राकृतिक रूप है। और इसके कारण क्या हो रहा है? पर्यटन विकास में बहुत ही ज्यादा हमें अवसर है। भारत में बहुत ज्यादा पर्यटन के विकास के लिए अवसर है, क्योंकि हम प्राकृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ही अलग अलग हैं। यहाँ पर विविधता है हमारे यहाँ पर प्राकृतिक समृद्धता है। पूरी तरह से हम लोग प्रकृति से समृद्ध है। आकर्षक भूदृश्य हमारे यहाँ, हिमालय के जैसे ऊंचे पर्वत है, विलोभनीय समुद्री तट है, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, त्योहार है, उत्सव है, परंपरा है, वेशभूषा है, भारतीय 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 मसालों से बने हुए, आप देखोगे मसालों से बनाए हुए विविध पूर्ण खाद्य पदार्थ हैं। तो कहीं का आप देखोगे इडली डोसा है, तो कहीं का पूरन पोली है, तो कहीं की आप देखोगे बट्टी चोखा है। मतलब बहुत सारी विविध पूर्ण ढंग से खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। भारतीय की सौजन्यपूर्ण आवभगत के कारण पर्यटन के लिए भारत में बहुत सारे अवसर प्राप्त हैं। पर्यटन और आर्थिक विकास, किस तरह से पर्यटन विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होता है? पर्यटन के कारण विभिन्न सेवाएं और आधारभूत सुविधाओं का भी विकास होता है। इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इसलिए पर्यटन को अदृश्य व्यापार भी कहा जाता है। पर्यटन एक पर्यावरणीय, चौथा है पर्यटन एवं पर्यावरणीय विकास। पर्यावरणीय विकास के लिए पर्यटन उपयुक्त होता है। अगर आप देखोगे तो पर्यावरण के विकास के लिए पर्यटन बहुत ज्यादा उपयुक्त है। पर्यटन उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार सरकार द्वारा आर्थिक निवेश किया जाता है और पर्यावरण पूरक पर्यटन में निवास स्थान, स्पोर्ट्स, यातायात मार्ग, घटकों की रचना पर्यावरण पूरक पद्धति से की जाती है और उसका पुनरुपयोगन संकल्पना पे बल दिया जाता है। मतलब पर्यटन के साथ साथ अगर होगा तो पर्यावरण का भी विकास होगा। अगर पर्यटन का विकास होगा तो पर्यावरण का विकास होना इसके साथ में पूरक ही माना गया है। मतलब दोनों साथ साथ में ही होगा, क्योंकि अगर पर्यटन होगा तो वहां का पर्यावरण को थोड़ा ना उजाड़ कर देंगे, तो वहां पर आसपास का पर्यावरण को भी अच्छा रखेंगे। दूसरा है पर्यटन और स्वास्थ्य। भारत में कुछ पर्यटन
स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं। कुछ पर्यटक क्या होते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को यहाँ पर प्राप्त करने आते हैं। यहाँ के पर्यटक स्थलों को देखने के लिए भारतीय आयुर्वेद और लोगों की शारीरिक सुदृढ़ता और मन की शांति प्राप्त होती है। यहाँ पर लोगों को शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत करने का मौका मिलता है योग शास्त्र के द्वारा, और उनको यहाँ पर मन की शांति भी मिलती है। तो यही क्या है, स्वास्थ्य पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है, और इसके लिए लोग दूसरे देशों से भी हमारे देशों में आते हैं। स्वास्थ्य पर्यटन, पर्यटन और सामाजिक विकास। पर्यटन के माध्यम से कुछ विशेष सामाजिक प्रकल्पों का विकास हो सकता है। उसमें है ग्रामीण संस्कृति, आदिवासी संजीवन और तथा संस्कृति जैसे विषयों को पर्यटन के अंतर्गत लाने के लिए पर्यटन को सामाजिक दिशा मिलती है और समाज के उपेक्षित घटकों को विकास करने के अवसर भी मिल जाता है। जो समाज के उपेक्षित घटक हैं, जैसे कि आदिवासी, अभी तक उनका समाज में विकास नहीं हो पाया है, तो उनको भी क्या हो जाता है, जो ग्रामीण है, जो आदिवासी जीवन में जी रहे हैं अभी तक, उनको भी रोजगार उपलब्ध कराने का यहाँ पर मौका मिल जाता है। भारत में इस प्रकार के पर्यटन के लिए बड़े अवसर हैं, और भारत में ऐसा पर्यटन जो लिया गया है उसके लिए बहुत बड़े अवसर हैं। इसलिए भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था, जो हमारे भारत की जो पर्यटन का विकास है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन एक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, प्रश्नोत्तरों पे जाएंगे। निम्न विधानों में से पर्यटन के प्रकार को पहचानना है। तो यहाँ पर पहला देखिए, यहाँ पर पहला हेमंत कुमार माया संस्कृति के वास्तु कौशल की विशेषताएं जानने हेतु मेक्सिको होकर आए। तो मेक्सिको गए, कहाँ पर गए, मेक्सिको, मतलब देश के सीमा रेखा के बाहर गए। तो कौन सा पर्यटन हुआ ये, विदेशी पर्यटन। तो इसका उत्तर है विदेशी पर्यटन। गोवा कार्निवल देखने के लिए पुर्तगाली पर्यटन गोवा में आए थे। तो गोवा कार्निवल देखने के लिए पुर्तगाल के जो पर्यटन है कहाँ आए थे, गोवा में आए थे। गोवा कार्निवल देखे कि पुर्तगाल के, मतलब दूसरे देश के पर्यटक हमारे देश में गोवा में आए थे, मतलब वो अपनी सीमा रेखा पार करके हमारी सीमा रेखा में आए। तो फिर भी सीमा रेखा पार करनी पड़ी, तो ये भी क्या हुआ, विदेशी पर्यटन। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के उपचार हेतु जॉन और अमर को केरल में आना पड़ा। तो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, तो ये कौन सा है, चिकित्सा करने के लिए, मतलब उपचार करने के लिए जॉन और अमर को कहाँ पर आना पड़ा, केरल में जाना पड़ा। तो केरल हमारे ही देश में है, लेकिन यहाँ पर इस पर्यटन का नाम हम बोलेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए किया गया है तो इसको स्वास्थ्य पर्यटन। कुंडलीकर राव के सहपरिवार चार धाम की यात्रा, कुंडलीकर राव ने सहपरिवार चार धाम की यात्रा पूर्ण की। तो चार धाम मतलब यहाँ पर वो कहाँ गया था, मंदिर, मस्जिद, जो भी है, चार धाम मंदिरों में जाकर उसने अपना, मतलब धार्मिक स्थल है, तो ये इसे क्या कहा जाएगा, धार्मिक पर्यटन। पुणे के रामेश्वरी अपनी सहेली के साथ हुरडा पार्टी एवं आधुनिक तथा पारंपरिक खेती विषयक जानकारी प्राप्त करके आई है। तो रामेश्वरी और सहेली के साथ जाकर हुरडा पार्टी, आधुनिक और पारंपरिक खेती के बारे में, तो पुणे से गई, शहर से गई कहाँ, गांव में, किसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, खेती के लिए। तो खेती के लिए जानकारी जो प्राप्त करने के लिए आई है वो, तो अपनी सहेली के साथ हुडा पार्टी में आधुनिक पारंपरिक खेती विषयक जानकारी प्राप्त करने के लिए आई है। तो इसे क्या कहेंगे, कृषि पर्यटन। क्या कहेंगे, खेती मतलब कृषि, कृषि पर्यटन। सैयद परिवार अजमेर यात्रा के लिए गया। तो अजमेर यात्रा, तो ये मस्जिद में गया, तो जहां पर वो अजमेर की यात्रा में गया था सैयद का पूरा परिवार, तो ये क्या कहा जाएगा, धार्मिक पर्यटन। नेक्स्ट हम देखेंगे सहसंबंध जोड़ना है बच्चे लोग। तो यहाँ पर अ घटक है, ब घटक है और क घट है, अघट, बघट और क घट। तो इन तीनों को हमें क्या करना है, सहसंबंध पहचान कर हमें इनकी जोड़ियां मिलानी है।
पहला है ताड़ोबा, तो ब घटक में क्या आएगा यहाँ पर, चंद्रपुर। तो ताड़ोबा कहाँ पर है, चंद्रपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए। तो इस तरह से हमें ताड़ोबा के सामने चंद्रपुर फिर बाघ लिखना है। पक्षी अभ्यारण्य के लिए यहाँ पर आप देखोगे नानज, और ये कहाँ पर है, नानज में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर क घट में देखोगे तो मारढोक। तो इस तरह से हम पक्षी अभ्यारण्य में नानज, मारढोक, इस तरह से हम इसको सीधे जोड़ियां मिलाएंगे। तो जोड़ियां मिलाने के लिए कभी भी एरो मत कीजिए, इसके सामने उसका उत्तर लिखिए। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, मुंबई में है। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कान्हेरी गुफा के लिए। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो बोरीवली में है, मुंबई में है, कान्हेरी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में। और ये क्या किसके लिए प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात अजूबा है, 7 अजूबों में से एक है। रामजो सिटी, फिल्म सिटी, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, चित्रपट नगरी के लिए प्रसिद्ध है। तो रामोजी सिटी, फिल्म सिटी, हैदराबाद और चित्रपट नगरी। इसी तरह से राधा नगरी कहाँ पर है, कोल्हापुर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, रानगवा, रानगवा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भीम, भीम बटेका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। भीम बटेका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, प्राचीन गुफा चित्र के लिए, प्राचीन गुफा चित्र के लिए। इस तरह से इसके सामने सामने उसके उत्तर लिखेंगे। प्राचीन गुफाएं कहाँ पर हैं, वेरुल, कहाँ पर है, वेरुल में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कैलाश गुफाओं के लिए। यहाँ पर इगलेनेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तितलियों के लिए, तितलियां यहाँ पर है। लोकटक कहाँ पर है, मणिपुर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, झील के लिए। तो इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर, इनकी जोड़ियां मिलाओ, आप देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न, अभी प्रश्न क्रमांक 3, इसमें हमें संक्षेप में उत्तर लिखना है। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन में अंतर स्पष्ट करना है। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल में किस तरह से अंतर स्पष्ट करोगे, मुद्दों के अनुसार। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन अंतर आगे नीचे आगे दिए अनुसार है। पहला है धार्मिक पर्यटन, जहाँ पर हम देश दर्शन, यात्रा आदि कारणों की किए जाने वाले पर्यटन को हम धार्मिक पर्यटन कहते हैं। जो हम देव दर्शन करते हैं, जहाँ भगवान के दर्शन करते हैं, यात्रा करते हैं, तो इसके कारणों के लिए जो भी हम पर्यटन कहते हैं उसे हम धार्मिक पर्यटन कहते हैं। इसके विपरीत जो सांस्कृतिक अध्ययन के लिए उद्देश्य से किए गए, सांस्कृतिक अध्ययन के उद्देश्य से किए गए पर्यटन को हम सांस्कृतिक पर्यटन कहते हैं। तो सबसे पहले आप धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन का क्या लिखेंगे, किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखेंगे, उस क्यों किसे कहा जाता है पहले वो लिखेंगे। और फिर दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे धार्मिक पर्यटन में हम देव देवताओं के मंदिरों और साधु संतों की समाधि स्थलों पर जाना, इन स्थलों पर विभिन्न प्रकार की धार्मिक कृतियां करना आदि बातों का समावेश होता है। तो धार्मिक पर्यटन में हम क्या करते हैं, देवी और देवताओं के मंदिरों में हम जाते हैं, साधु संतों के समाधि से, मतलब धार्मिक पर्यटन में हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, हम धार्मिक कृति करते हैं। ये सब हम कहाँ करते हैं, धार्मिक पर्यटन में इस बातों का समावेश होता है। दूसरी ओर सांस्कृतिक पर्यटन किसी स्थान के रीति रिवाजों, लोक कलाओं तथा रूढ़ी परंपराओं की जानकारी प्राप्त करना। तो सांस्कृतिक पर्यटन में हम क्या करते हैं, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ की लोक कला कैसी है, वहाँ पर कौन कौन से त्योहार और कैसे मनाए जाते हैं, और रूढ़िवादी परंपरा की जानकारी हम वहाँ पर प्राप्त करते हैं। वहाँ के लोक जीवन का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना, ये सभी बातों का समावेश होता है। इसे क्या कहते हैं, धार्मिक पर्यटन। नेक्स्ट है पर्यटन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। पर्यटन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है आनंद प्राप्त करने के लिए,
दूसरा है मनोरंजन करने के लिए, तीसरा है व्यापार करने के लिए, चौथा है निवास करना, पांचवा है स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्राप्त करना, छठा है ग्रामीण लोक संस्कृति का अनुभव लेना और सातवां है धार्मिक कार्य करना इत्यादि पर्यटन के ये सब उद्देश्य हम लिखेंगे। देखकर आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक ई, पर्यटन का पर्यावरणात्मक परिणाम बताना है हमें। पर्यटन का पर्यावरणात्मक परिणाम, पर्यटन करते समय कभी कभी पर्यटकों को की ओर से पर्यावरण को हानि पहुंचती है, पर्यावरण का ह्रास होता है। तो कब पर्यावरणात्मक परिणाम मतलब उस पर क्या असर पड़ता है, जब भी पर्यटन जाते हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है वहां के आसपास के एरिया में। तो पर्यटन करते समय कभी कभी पर्यटकों की ओर से पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है, पर्यावरण को ह्रास होता है मतलब नुकसान होता है। कुछ अवसर पे पर्यटक पर्यटन स्थलों पर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, इससे क्या फैलता है, प्रदूषण फैलता है। परंतु पर्यावरण स्नेही पर्यटन का सहारा लेने के बाद क्या हुआ, इस बात को ध्यान रखा जाता है कि पर्यटकों द्वारा पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचनी पाए, उनका नुकसान न हो और पर्यावरण का संतुलन बना, इससे क्या होगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। चौथा है पर्यटकों द्वारा पर्यावरण स्नेही पर्यटन किए जाने पर ध्वनि प्रदूषण रुकता है। पर्यावरण स्नेही पर्यटन अगर ये सब होने के कारण क्या हो गया है, लोग ध्वनि प्रदूषण में भी कमी कर दिए हैं, वृक्षों तथा वन्य पशु पक्षियों को हानि नहीं पहुंचती और पर्यटन स्थल और वहां का पर्यावरण स्वच्छ और आनंददायी रहता है। वहां के पर्यावरण को देखोगे बहुत ही स्वच्छ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, आनंददायी रहेगा। तो ये सब किसके फलस्वरूप हो सका है, पर्यावरण स्नेही पर्यटन के कारण। पर्यावरण पूरक पर्यटन की संकल्पना के कारण पर्यावरण को उचित ध्यान रखकर पर्यटक स्थलों का विकास किया जाता है। तो पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता है, मतलब अगर पर्यटक स्थलों का विकास होगा तो पर्यावरण के स्थलों का भी विकास होगा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। अगर जो पर्यटन स्थल है उसका विकास होगा तो पर्यावरण का विकास होना जायज ही है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, निवास स्थान, रिसोर्ट, यातायात मार्ग आदि घटकों की रचना भी पर्यावरण पद्धति से ही की जाती है। आप देखो निवास स्थान, रिसोर्ट, तो जो भी यातायात के मार्ग, घटकों का रचना, ये सब देखा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पर्यावरण को ना देखा है तो लोग पूरे पेड़ काट कर निवास स्थान बनाए, रिसोर्ट बनाए, यातायात के मार्ग है, तो मतलब पर्यावरण को भी ध्यान रखा जाएगा और इन घटकों का भी, निवास स्थान, रिसोर्ट, यातायात मार्गों का भी ध्यान रखा जाएगा। पॉइंट नंबर 6, इस विकास से बिजली और पानी की सावधानी से उपयोग किया जाता है। आप देखोगे ये विकास जब आप करोगे तो बिजली और पानी का भी सावधानी से उपयोग किया जाएगा और पुनर्उपयोग की संकल्पना भी उपयोग में लाई जाती है। मतलब जो भी है, जब हम पर्यावरण का विकास करेंगे तो बिजली और पानी का भी बहुत, हम उसका उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे, उसको फिजूल खर्च नहीं करेंगे, बेमतलब चालू नहीं करेंगे और फिर उसका पुनर्उपयोग भी हम करेंगे, जिससे हमारे पर्यावरण को फायदा ही पहुंचेगा। पर्यावरण की प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखकर पर्यटन का विकास किया जाता है। तो जो भी पर्यटन का विकास करना है, जो घूमने फिरने की जगह का विकास करना है, उसकी प्राकृतिक स्थिति को ध्यान में ही रखकर, मतलब प्राकृतिक स्थिति उसको खत्म नहीं की जाएगी। अगर अगल बगल में नदी है या जंगल है, पेड़ पौधे हैं, तो उनको नुकसान करके पर्यटन का विकास बिल्कुल नहीं किया जाएगा, तो ध्यान में रखकर उनका विकास किया जाएगा। तो इन मुद्दों को आप लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 3, पर्यटन विकास के लिए कौन से अवसर निर्माण होते हैं? पर्यटन विकास के लिए कौन कौन से अवसर निर्माण होते हैं? निम्नलिखित अवसर निर्माण होते हैं। पहला है उपहार गृह, दूसरा है दुकानें, तीसरा है यातायात सेवा, चौथा है मनोरंजन, पांचवा है निवास स्थान, छठा है स्वास्थ्य सेवा, सातवां है व्यापार और आठवां है बैंकिंग सेवा इत्यादि। पर्यटनों का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके भी अवसर निर्मित होते हैं। मतलब
दूसरे भी यहाँ पर क्या बन जाते हैं, दूसरों को यहाँ पर काम करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर दूसरे भी काम कर सकते हैं, मतलब उनको रोजगार मिलता है। तो ये सारी चीजें भी तैयार होती है, रोजगार एक प्रकार का यहाँ पर रोजगार मिलता है। तो ये भी अवसर पर्यटन के कारण ही निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट है पर्यटक पर्यटन स्थलों पर आने वाली समस्याएं बताकर इसके उपाय लिखना है हम लोगों को। जो भी पर्यटन स्थलों पर ये समस्याएं उत्पन्न होती है, कौन कौन सी, निवास स्थानों के अभाव की समस्या। पर्यटन स्थलों पर आपको ये देखना होगा कि वहां पर रहने के लिए जब वहां पर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, तो वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो इसके कारण वहां पर एक निवास स्थानों की कमी, मतलब उसे कहा जाता है अभाव, तो इसकी समस्या का निर्माण होता है। दूसरा है यातायात की पर्याप्त सेवा उपलब्ध न होने की समस्या है। अब पर्वतीय इलाका है, बहुत ऊपर की तरफ है या बहुत ही जंगल के अंदर है, तो वहां पर आप देखोगे यातायात की पर्याप्त सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती, मतलब जाने आने की सुविधा नहीं हो पाती है। तीसरा है पर्यावरणीय समस्या। अब वहां पर कभी कभी आप देखोगे पर्यावरण के द्वारा भी समस्याएं होती हैं। अगर पर्वतीय इलाका है तो वहां पर भूस्खलन हो सकता है, वर्षा तेज हो सकती है, तो उसके कारण कुछ ना कुछ निर्माण हो सकता है। वहां पर कभी भी अचानक में वर्षा शुरू हो सकती है और कभी भी बर्फबारी हो सकती है, तो ये पर्यावरणीय समस्याओं का निर्माण भी हो सकता है। चौथा है स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव की समस्या। अब वहां पर आप जाएंगे तो हो सकता है कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं हो गई या कोई बीमार हो गया, तो स्वास्थ्य सेवाएं अगल बगल आप लोगों को जल्दी जल्दी चिकित्सक डॉक्टर मिलने की परेशानी होती है। तो स्वास्थ्य सेवाएं में कमियां आपको मिलेंगी कहाँ पर, पर्यटन स्थलों पर। संपर्क साधनों संपर्क साधनों की उपलब्धता न होने की समस्या। आप देखोगे कि आप बहुत ऊपर की तरफ गए हो या जंगलों में गए हो, वहां पर घूमने गए हो, तो संपर्क वहां पर आपको नेट अवेलेबल नहीं रहता, तो वहां पर क्या हो जाता है कि हम किसी से बातचीत नहीं कर पाते, कांटेक्ट नहीं कर पाते, इसमें भी हमें समस्याएं निर्माण होती है। नेक्स्ट है आप जिले के कौन से पर्यटन स्थलों को आपके जिले में कौन से पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा सकता है, इस संदर्भ में स्पष्टीकरण लिए। तो आपके जिले में लिखना है जहां पर आप रहते हो, तो वहां पर किस तरह के पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाता है, कौन कौन से, मतलब आपके जिले में भी कोई घूमने फिरने की जगह है तो उनको उन पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाता है, तो उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई उद्यान है या कोई नदियां हैं या कोई बहुत बड़ा बगीचा है या कुछ है, तो उनके बारे में आप बता सकते हो। तो एक यहाँ पर जिले में दिया गया है, उदाहरण के लिए आपके जिले में यहाँ पर ये जिला जो है, यहाँ पर नांदगांव, उन्नेर, प्रतापगढ़, करजत, मुरुण और देवरंडा इत्यादि स्थल, पर्यटन स्थल विकसित किए जा सकते हैं। जो ये तो कोई और जिले का है, ये उदाहरण दिया, आप अपने जिलों का लिखना। हमारे जिले में उपयुक्त पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए नांदगांव, रेवदंडा, मुरुण में रमणीय समुद्री तट है। तो हमारे यहाँ भी है समुद्री तट बहुत जगहों पर, लेकिन वो समुद्री तट बहुत सुंदर होने के बावजूद वहां पर क्या हो गया है, वहां पर बहुत गंदगी हो गई है, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। या आसपास इलाकों में जो बहुत सुंदर समुद्री तट है, तो वो बता सकते हो आप। देवरंडा के तट के आधार पर भूरूपों का निर्माण कैसे होता है, इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आप देखोगे समुद्री इलाकों के अगल बगल में आप देखोगे भूरीपों का निर्माण होता है, अलग अलग भूरूपों का, तो वो आपको दिखाई देंगे। तो वो भी आप लिख सकते हैं कि वहां पर समुद्री इलाकों के आसपास जो भूरूपों का निर्माण होता है, जो समुद्र के पानी से चट्टानों से भूरूप निर्माण होते हैं, तो उसका भी अध्ययन हम कर सकते हैं। तो आपके एरिया, आपके स्थान पर कौन से भूरूपों का निर्माण हुआ है, समुद्री तट है तो भूरूपों का नाम बताइए। उन्नेर में गर्म पानी के झरने हैं, और गर्म पानी के झरने तो हमारे आसपास इलाके में नहीं है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। प्रतापगढ़ में ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। प्रतापगढ़ ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, तो आपके यहाँ पर अगर कोई गढ़ है या कोई किला है जिसको आप बता सकते हो कि वो ऐतिहासिक महत्व के रूप में है, तो अपने जैसे बोरीवली में मंडापेश्वर मंदिर है, तो वहां पर वो
मंदिर क्या कर सकते हैं, वो भी उसका भी महत्वपूर्ण स्थल है। तो मिंडापेश्वर मंदिर जो शंकर भगवान का मंदिर है, वहां पर गुफा में मंदिर है। तो इस तरह से आप अपने आसपास के इलाकों का लिखेंगे। इसके कारण देवरंडा, उन्नेर और प्रतापगढ़ के शैक्षिक पर्यटन की संकल्पना साकार की जा सकती है। तो यहाँ पर शैक्षिक पर्यटन मतलब जो भी आपने ऊपर जो बताया कि यहाँ पर आपके इलाके में ये पर्यटन है, तो उसमें कौन सा पर्यटन, अगर मंदिर है, मस्जिद है, अगर वो घूमने के लिए है तो आप लिखोगे धार्मिक पर्यटन स्थल। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है कि यहाँ पर ये सब चीजों का बच्चे जो भी आपकी किताबों से जोड़ सकते हैं, भूरिपों के बारे में पढ़ सकते हैं, समुद्री तट के बारे में पढ़ सकते हैं, गर्म पानी की ऐतिहासिक महत्व के बारे में, तो शैक्षणिक पर्यटन के रूप में उसे शैक्षिक पर्यटन के रूप में उसे जोड़ दिया गया। करजत में कृषि पर्यटन, अगर आपके पास आसपास के इलाके में कृषि पर्यटन या कृषि का विकास किया जा रहा है, तो कृषि पर्यटन की संकल्पना को क्रियान्वयन किया जा सकता है। मतलब जगह का नाम लिखना है, अगर नहीं है तो हम कृषि पर्यटन नहीं बताएंगे। आपके यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, या कोई मंदिर मस्जिद है, तालाब है, या कोई बगीचा है, उद्यान है, तो उनका नाम आप लिख सकते हो। आपके कहाँ पर, आपके जिले में, आसपास के जिले में जो भी आ रहे हैं तो उनका नाम आप लिख सकते हो। जिसको फेमस प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी आप सोच सकते हो कि उनको प्रसिद्ध, उनको महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, तो उनको बताना है। एक पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, स्पष्ट करना है। पर्यटन विकास के कारण उपहार गृह मतलब जो पर्यटन अगर विकास होगा तो यहाँ पर जो रहने वाले हैं, वहां पर आसपास के लोग में रहने वाले हैं, उनको रोजगार प्राप्त होगा। रोजगार मतलब उनको कुछ नौकरी मिलेगा, जो कमाने के लिए वो वहां से भी कमा सकते हैं। जैसे वो पर्यटन विकास के कारण उपहार गृह खुल सकता है, दुकानें खोल सकते हैं, यातायात सेवाएं, मनोरंजन, निवास स्थान, स्वास्थ्य सेवा, व्यापार, बैंकिंग आदि सेवाओं की आवश्यकताओं का अनुभव होता है। और दूसरा है पर्यटन के विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने से लिए संबंधित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार क्या हो जाता है, जो भी सेवाएं अगर आप उपलब्ध कराते हो लोगों को, पर्यटकों को, ये विभिन्न सेवाएं जो ये ऊपर जो विभिन्न सेवाएं दी गई है, निवास स्थान, मनोरंजन, यातायात सेवा मतलब जो आप वहां पर जाओगे, गाड़ी के थ्रू जाओगे, व्यापार होगा, बैंकिंग होगा, तो ये जो आप सेवाएं उपलब्ध कराएंगे तो इससे लोगों को क्या मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। और इस प्रकार का पर्यटन स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त, इस प्रकार के पर्यटन के कारण वहां के लोगों को, इलाके के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पर्यटन के संबंध में अतिथि देवो भव। ये संकल्पना कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट करना। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव मतलब मेहमान भगवान का स्वरूप होते हैं। तो ये संकल्पना कहाँ तक सार्थक है, इसको स्पष्ट करना है। तो पर्यटन विकास से उपहार गृह, दुकानें, यातायात सेवा, मनोरंजन का निवास स्थान, स्वास्थ्य सेवा, व्यापार, बैंक आदि रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। पहले तो ये रोजगार मिलेगा, फिर दूसरा है इसके कारण आधारभूत सेवाओं का विकास भी होगा। जो आधारभूत सेवाएं, बेसिक नेसेसिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बिजली, पानी, खाना, ये सारी बेसिक नेसेसिटीज है, तो इनकी सेवा का विकास होगा। और पर्यटन से देश में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी, और पर्यटन के कारण आर्थिक स्थिति सुधरने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार जो आ रहे हैं अतिथि, तो वो हमारे लिए पैसा ही लेकर आ रहे हैं, जो भी घूमने आ रहे हैं तो वो हमारे लिए पैसा ही लेकर आ रहे हैं। हमें एक प्रकार से हमारी राष्ट्रीय संपत्ति में विकास होगा। तो इसलिए पर्यटन के संबंध में अतिथि देवो भव की संकल्पना बहुत ही उचित है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में पर्यटन स्थलों के मानचित्र दिखाया गया, इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। गर्म पानी के झरने के स्थान पर सूची बनाइए, इन स्थानों का विकास। तो महाराष्ट्र में हमें गर्म पानी के झरने वाले स्थान की सूची बनानी है। महाराष्ट्र मैप लीजिए, मानचित्र में जो दिखाया गया महाराष्ट्र का, उसमें बताना है वज्रेश्वरी, वहां पर बताना है उन्नेर, उनपद देव, सव, कापेश्वर, उनकेश्वर आदि
इत्यादि इन स्थानों पे भूमि के अंदर अपेक्षाकृत अधिक उष्णता होने के कारण यहाँ पर गर्म पानी के झरने होने की संभावना रहती है। यातायात के मार्ग और पर्यटन स्थलों के विकास, इसके बीच में संबंध किन किन स्थानों पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखोगे कौन कौन से स्थानों पे, मुंबई में, पुणे में, नागपुर में, नासिक में, कोल्हापुर में, नांदेड़ में, शेगांव में, औरंगाबाद में, रत्नागिरी में और सोलापुर में। तो यहाँ पर हमने पाठ के भी प्रश्नोत्तर पूरे कर लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ भी समझ में आया होगा और इनके प्रश्नोत्तर आप लिख लेंगे। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। पाठ 12 पर्यटन में उसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जो पिछली कक्षा में हमने रिवाइज किया था, फिर से रिवीजन किया हमने और उनके प्रश्नोत्तरों को हमने उनकी जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करती हूँ इस प्रश्नोत्तर को आप समझेंगे और अपने नोटबुक में लिखने के बाद याद करेंगे, जिससे आपके परीक्षा में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।